चलो ठीक है। तो टॉपिक है आज का हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखते हैं इस टॉपिक को। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद द CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, है ना। अगर कॉमन लैंग्वेज में अगर बात करें ना तो ब्रीदिंग को ही अपन क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन बोल देते हैं, बोलते हैं ना। लेकिन ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस है। लेकिन कॉमन टर्म्स में जैसे आप लेमैन लैंग्वेज में बात करें, अपन ऐसे बात करते हैं तो क्या बोल देते हैं, ब्रीदिंग को ही क्या बोल देते हैं अपन, रेस्पिरेशन। जबकि दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, अभी समझेंगे। देखो, तो ब्रीदिंग में आप करते क्या हो, अगर बेसिक अगर देखें अपन तो ब्रीदिंग अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और हमारे सेल्स में जितने CO2 बना था आफ्टर रेस्पिरेशन उसको बाहर निकालते हैं, वही करते हैं ना। जल्दी बताओ। यस सर। है ना, आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो और CO2 को बाहर निकालते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। अब आगे देखो, ब्रीदिंग कैन बी सिंपली डिफाइंड एज इनटेक ऑफ फ्रेश एयर, है ना, मतलब ऑक्सीजन, एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर, मतलब कि CO2। अगर ब्रीदिंग की बात करें अपन, रेस्पिरेशन को भूल जाओ, अभी अभी किस टर्म की बात कर रहे हैं अपन, कौन सा टर्म है भाई, ब्रीदिंग, ठीक है। तो देखो, ब्रीदिंग में सिंपली अपन यही करते हैं, एटमॉस्फेयर से प्योर एयर को लेते हैं, दैट इज ऑक्सीजन। जब प्योर एयर की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन की, ठीक है। और बाहर किसको निकालते हैं, फाउल एयर, मतलब बेकार एयर। वो कौन सा है हमारे बॉडी से बाहर किसको निकालते हैं, CO2 को। दिस इज सिंपली ब्रीदिंग, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ CO2। अब आगे देखो, respiration is defined as an oxidation of food glucose to form CO2, H2O and energy. Breathing includes inspiration and expiration. अब ध्यान दो, चलो थोड़ा बहुत मैं आपको अब ब्रीफ करता हूं। पहले देखो, ब्रीदिंग की बात करेंगे अपन, किसकी, ब्रीदिंग, ठीक है। तो ब्रीदिंग की जब बात करोगे आप तो याद रखो, इसमें एक मिनट रुक जाओ जरा, बैकग्राउंड अपन सेलेक्ट कर ले, ये ठीक है। चलो देखो, ब्रीदिंग की बात करोगे तो ब्रीदिंग में सिंपल सी ये बात है, आप एटमॉस्फेयर से O2 को लोगे, कहाँ से लोगे, एटमॉस्फेयर से O2 को लेंगे और बॉडी से CO2 को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ये बॉडी से बाहर जाएगा और ये अंदर आएगा, ठीक है, दिस इज ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन की बात करते हैं। रेस्पिरेशन आप पहले से जानते हो, प्लांट में पूरा पढ़ चुके हो, है ना। रेस्पिरेशन में अपन क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करते हैं क्या, जल्दी बताओ। रेस्पिरेशन क्या है आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, पढ़ा है तुमने प्लांट में। प्लांट में ऑलरेडी आपने रेस्पिरेशन पूरा चैप्टर पढ़ा है, तो उसमें क्या करते थे अपन, फूड का ऑक्सीडेशन करते थे। मतलब कि फूड कौन है भाई, ग्लूकोज, इसी को तोड़ते थे अपन CO2 प्लस H2O प्लस, उससे क्या निकलता था, एनर्जी, ठीक है। तो रेस्पिरेशन एक सेल के अंदर होता है, हर सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन, आप जानते हो, है ना। हर सेल के अंदर क्योंकि रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए रेस्पिरेशन को हम कभी कभी क्या बोल देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्योंकि रेस्पिरेशन का प्रोसेस मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन जो हो रहा है ताकि वो टूट जाए किसमें, CO2 प्लस H2O। और हम रेस्पिरेशन मेनली करते क्यों है, एनर्जी के लिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्यों करते हैं अपन, एनर्जी के लिए। अब देखो, यही रेस्पिरेशन आपके सेल के अंदर होता है, हर एक सेल के अंदर यह रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। इसीलिए हम रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलेंगे, बिकॉज इट इज अकरिंग इनसाइड अ पर्टिकुलर सेल। क्लियर है, बोलो बोलो, समझ में आया इतना, चलो ठीक है। आगे देखो, ब्रीदिंग में अब क्या क्या आता है, ब्रीदिंग इंक्लूड्स इंस्पिरेशन, मतलब इनहेलेशन, जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हो दैट इज इंस्पिरेशन, और जब CO2 को बाहर निकालते हो दैट इज एक्सपीरेशन। इनहेलेशन, इंस्पिरेशन के लिए अपन दूसरा टर्म यूज करेंगे इनहेलेशन, और एक्सपीरेशन के लिए अपन दूसरा टर्म यूज करेंगे एक्सहेलेशन, ठीक है। अब आगे देखो, इंस्पिरेशन मतलब बता ही दिया आपको, इंस्पिरेशन मीन्स टू इनहेल और टू ब्रीद इन, एंड एक्सपीरेशन मीन्स टू एक्सहेल और टू ब्रीद आउट। जो ब्रीद आउट करते हो
एक्सहेलेशन हो गया, ब्रीथ इन करते हो, इनहेलेशन हो गया, ठीक है। रेस्पिरेशन इज फॉर एनर्जी लिबरेशन, अभी बताया। रेस्पिरेशन हमेशा क्यों करते हैं अपन? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए होता है। रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सिंपल सी बात पहले समझो। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड को, फूड में क्या मिला देना, किससे रिएक्शन करवाना? ऑक्सीजन से। उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्यों करेंगे भाई? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। जैसे ही हम फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, उससे लिबरेट होता है CO2 प्लस H2O प्लस, जो हमें चाहिए, डेट इज एनर्जी, है ना। आगे देखो, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। अब रेस्पिरेशन में क्या क्या अपन स्टेप्स होते हैं सब, तो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है आपका ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, ठीक है। ब्रीदिंग, या इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रीदिंग को ही क्या बोलेंगे अपन? पल्मोनरी वेंटिलेशन, क्योंकि इसमें सीधा सीधा लंग्स इन्वॉल्व है। इट इज सिंपली द इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेना और आपके लंग्स से CO2 को बाहर फेंकना, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 रिच एल्वियोलार एयर। एल्वियोलाई कहाँ होता है भाई? याद है? लंग्स में एल्वियोलाई होता है क्या? लंग्स के सेल को क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई, ठीक है। तो याद रखने का, ठीक है। तो सीधी बात, लंग्स के एल्वियोलाई से CO2 को बाहर, इसमें ब्रीदिंग में कुछ मतलब टेंशन ही नहीं है सर। एटमॉस्फेयर से O2 को अपने बॉडी के अंदर डाला, है ना, और जो एल्वियोलाई लंग्स में है, वो लंग्स से CO2 को एटमॉस्फेयर में डाल दिया। तो एटमॉस्फेयर से अंदर लिया O2 और एटमॉस्फेयर में रिलीज क्या किया हमने? CO2, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। दूसरा, अब आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया बॉडी के अंदर ब्रीदिंग के थ्रू, अब उसको हम डिफ्यूज करेंगे, बाहर भेजेंगे, है ना। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस सेकेंड स्टेप होगा आपका। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस मतलब CO2 एंड O2 अक्रॉस एल्वियोलार मेम्ब्रेन टू द ब्लड कैपिलरीज सराउंडिंग इट। अब हमने वहां से भेज दिया कहां पे? इसको ब्लड कैपिलरीज में। द एल्वियोलार मेम्ब्रेन इज वेरी थिन एंड इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड कैपिलरीज। बस सुनते जाओ, स्टेप्स समझ जाओगे सब। तीसरा अपन क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस विच ट्रांसपोर्ट्स O2 टू द बॉडी सेल्स फ्रॉम एल्वियोलाई एंड CO2 फ्रॉम द बॉडी सेल्स टू द, कहाँ? जल्दी बताओ, बॉडी सेल से कहाँ भेज देगा? एल्वियोलाई में। अब ध्यान दो, वो क्या रहा है? यूटिलाइजेशन ऑफ, अगला है आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। O2 डिफ्यूजेस फ्रॉम ब्लड टू टिश्यू एंड CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड। और फाइनली क्या होगा? यूटिलाइजेशन ऑफ O2। O2 is used by the body cells for the release of energy. Breakdown of glucose occurs in the presence of oxygen, which produces CO2, H2O and energy. This is also known as cellular respiration, as it occurs inside the cell. और एक ऐसा प्रोसेस है रेस्पिरेशन आपका, it is a biochemical reaction. The CO2 produced is eliminated out of the body. अब ये सारा स्टेप धीरे धीरे समझ जाओगे, बहुत आसान है प्रोसेस पूरा, है ना। अभी लग रहा होगा कि क्या क्या स्टेप्स आ गया इसमें। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे फिर इस सारे स्टेप्स को मैं फिर से आपको बताऊंगा। यही आपका रिएक्शन है, देखो C6H12O6, ये ग्लूकोज है जो आपके बॉडी सेल्स में है ना, उससे ऑक्सीजन जाके मिला दिया, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या रेस्पिरेशन। इससे क्या निकलेगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यही आपका बैलेंस्ड इक्वेशन है रेस्पिरेशन का, ठीक है। धीरे धीरे समझते हैं सब चीज़ों को। तो ब्रीदिंग क्या है भाई? ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या वेंटिलेशन, है ना। और ब्रीदिंग में दो चीज आएगा, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। रेस्पिरेशन को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन दोनों इंक्लूड करके होगा, इंटरनल रेस्पिरेशन प्लस एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। चलो अभी अब थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं अपन, क्या क्या हमने देख लिया और क्या क्या कंफ्यूजन हुआ है हमें। देखो, रेस्पिरेशन जो है आपका वो दो पार्ट को मिला के बना हुआ है, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब ध्यान दो, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन वाला है आपका? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो अभी एक एक बात हम समझते जाएंगे धीरे धीरे, सुनते जाओ बस कि कैसे कैसे सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। यह आपका इंटरनल रेस्पिरेशन, दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग। तो देखो ना, ध्यान से देखो, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उसको आपने लिया अंदर, नोज के थ्रू लिया, अंदर गया, कहाँ पे गया वो? एल्वियोलाई में, है ना। ध्यान देना, ठीक है। ये एक्सटर्नल के बारे में बता रहा हूँ। आपने एटमॉस्फेयर से किसको लिया?
ऑक्सीजन को, ये आपके नोज होते हुए पहुंच गया लंग्स में, ठीक है। लंग्स के किस सेल में पहुंचता है? एल्वियोलाई। कहाँ पहुंचा भाई? एल्वियोलाई, ठीक है। ऑक्सीजन जो आपने एटमॉस्फेयर से लिया आपके लंग्स में पहुंच गया। अब लंग्स में ही उसको रखना है कि पूरे बॉडी सेल्स में भेजना है? जल्दी बताओ, बोलो। बॉडी सेल्स। बॉडी सेल्स में भेजना है। पूरे बॉडी सेल्स में भेजना है ना। तो लंग्स तक ये आया, यह हो गया किसका पार्ट? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, है ना। अब इसके आगे जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो किसका पार्ट होगा? इंटरनल रेस्पिरेशन। बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी बताओ। यस सर। तो एक्सटर्नल में जैसे O2 आया था इसी तरह बाहर कौन जाता है? CO2, है ना। अब वो कहां से जाएगा? इसी एल्वियोलाई में आपका भरा हुआ है कौन? आपका CO2 भी भरा हुआ है, जो कहां से आया था? बॉडी सेल से। कहां से आया? जल्दी बताओ। बॉडी सेल्स। जैसे एटमॉस्फेयर से O2 आया और यह O2 कहां पहुंच गया? लंग्स के पास, ठीक है। लंग्स में है अभी। इसी तरह बॉडी सेल्स आपका सारा O2 यूज करेगा और उससे क्या निकलेगा? CO2। यह CO2 भी कहां आ गया? लंग्स के एल्वियोलाई में, और यहां से कहां निकल जाएगा? जल्दी बताओ। एटमॉस्फेयर। कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर। तो देखो O2 अंदर आया, है ना, और CO2 क्या हुआ? लंग्स से बाहर गया। दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। लंग्स से CO2 एटमॉस्फेयर में जाना और एटमॉस्फेयर से O2 लंग्स में आना, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस यस सर। सर। हाँ, इसीलिए इसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को अपन ब्रीदिंग बोलेंगे या पल्मोनरी वेंटिलेशन बोलेंगे, क्योंकि दोनों काम में देखो तो लंग्स इन्वॉल्व है कि नहीं। O2 ऊपर से आके कहां पे जमा हुआ? जल्दी बताओ। लंग्स में, है ना। और CO2 भी कहां जमा है? कहां जमा है? लंग्स में, जहां से इसको कहां भेज दिया हमने? एटमॉस्फेयर में। तो क्योंकि दोनों जगह लंग्स इन्वॉल्व है, दैट्स वाई एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स। क्लियर है? जल्दी बताओ। यस सर। अब आपने ऑक्सीजन को लंग्स में लेके आया। कहां पे भाई? लंग्स में लेके आया, एल्वियोलाई में। लंग्स के जो सबसे लास्ट में जो सेल्स होते हैं ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी को एल्वियोलाई बोलते हैं। अभी देखेंगे लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर। तो देखो, अब इस एल्वियोलाई से, ये एल्वियोलाई होता है ना, इसके चारों तरफ एल्वियोलाई ऐसे सैक लाइक सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होता है, पूरा भरा होता है ब्लड वेसल से भी। चारों तरफ से इसको कौन घेरा होता है? जल्दी बताओ। ब्लड वेसल्स, है ना। यह ऑक्सीजन अब यहीं पे आके जमा है आपका एल्वियोलाई में। ये ऑक्सीजन अब यहां से डिफ्यूज होके कहां पहुंच जाएगा? आपके ब्लड में। यस सर। कहां पहुंच गया? अब ब्लड वेसल्स में कौन है? ब्लड ही है ना। तो ब्लड वेसल्स बोले या ब्लड बोले, बात एक ही है कि नहीं? जल्दी बताओ, है ना। ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल को क्रॉस करके आया तो किस में आया? ऑक्सीजन ब्लड में ही आया ना, ठीक है। अब देखो, लंग्स से ब्लड कहां आ गया? सॉरी, ऑक्सीजन कहां आ गया? आपके ब्लड में। क्योंकि आप जानते हो हर जगह किसी चीज को लेके जाना या किसी चीज को लेके आना, वो ट्रांसपोर्ट का सारा काम हमारे बॉडी में कौन करता है? ब्लड करता है कि नहीं। जो भी न्यूट्रिएंट्स है, वेस्ट मटेरियल है, कुछ भी हो आपके बॉडी में, सब कौन कैरी करता है? ब्लड ही तो कैरी करता है, ठीक है। तो देखो, अब ये ब्लड ले लिया, इसको ले लिया भाई, ऑक्सीजन को, है ना। अब ये ब्लड उठाया लेके आ गया इस ऑक्सीजन को। कहां पे? इस ऑक्सीजन की कहां पे जरूरत है? हमारे सेल के अंदर। कहां जरूरत है भाई? सेल के अंदर। क्योंकि रेस्पिरेशन कहां होना है? हमारे सेल में ही होना है। जल्दी बताओ, रेस्पिरेशन हमारे बॉडी सेल में होता है कि नहीं? यस सर। मतलब देखो ना, इस सारे सेल में फूड आके बैठा हुआ है, डाइजेस्टेड फूड। कौन वाला फूड आके बैठा हुआ है? जल्दी बताओ। डाइजेस्टेड फूड। लेकिन डाइजेस्टेड तो है, लेकिन हमने खाना डाइजेशन क्यों किया था? एनर्जी निकालने के लिए ना। जल्दी बताओ, बोलो। सबसे पहली बात है बताओ, खाना आप क्यों खाते हो? एनर्जी के लिए खाते हो कि नहीं, है ना। तो आपने खाना तो खा लिया, खाना खाने के बाद उसका डाइजेशन हो गया। डाइजेशन हो गया तो एनर्जी मिल गया आपको? नहीं। एनर्जी कब मिलता है? जब फूड का क्या कर लेते हैं? रेस्पिरेशन। क्या करते हैं तो एनर्जी मिलता है? फूड का रेस्पिरेशन। तो देखो, यहाँ हर आपके सेल में ना बैठा हुआ है डाइजेस्टेड फूड। डाइजेशन तो हो गया हुआ है, लेकिन अब हम इसे क्या निकालना है? हमें अब इससे एनर्जी निकालना है। तो इसको किससे रिएक्ट करवाना होगा? ऑक्सीजन से। अभी तो पढ़ा क्या होता है रेस्पिरेशन का रिएक्शन? ग्लूकोज में किसको मिलाना है हमें? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन, है ना। तो ये ऑक्सीजन यही ब्लड लेके आ रहा, किसको दे दिया? आपके सेल को दे दिया। किसको दे दिया? हर सेल को दे दिया। क्या दे दिया हर सेल को? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन, है ना। जैसे ही ऑक्सीजन मिला हर सेल को सॉरी जैसे ही ऑक्सीजन मिला हर सेल को,
वो कौन सा प्रोसेस शुरू कर देगा, जल्दी बताओ। Respiration. वेरी गुड, क्या शुरू कर देगा वो? Respiration. मतलब आपका ये ऑक्सीजन ये सारे फूड से कंबाइन हो गया, जिसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड को ही क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। ठीक है, वो आया तुरंत, सारा ये फूड है आपका, और ये फूड से ऑक्सीजन आपका क्या हो गया? कंबाइन हो गया। कंबाइन होने के बाद क्या निकलेगा? CO2 प्लस H2O प्लस क्या निकलता है? एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी का यूज कर लिया, लेकिन देखो तो जब रेस्पिरेशन हुआ तो इसमें CO2 भी बाहर निकला कि नहीं सेल के अंदर? जल्दी बताओ, बोलो। अब इस CO2 को, अब चलो ठीक से फिर से इसको थोड़ा अच्छे से बता रहा हूं। चलो देखो, अब CO2 वाली कहानी बताते हैं कि लंग्स में CO2 कहां से आता है, वो बता रहा हूं। देखो हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आ गया आपके एल्वियोलाई। एल्वियोलाई किसका पार्ट है भाई, जल्दी बताओ? लंग्स का। यहां से कहां घुस गया? ब्लड में, है ना? कहां आया? कौन आ गया ब्लड में? कौन आ गया ब्लड में? ऑक्सीजन, है ना? कौन आ गया ब्लड में? ऑक्सीजन। और ब्लड इसको कहां लेके चला गया? हमारे बॉडी सेल्स में। हम मैं एक ही सेल बना रहा हूं, ये मान लो एक आपका बॉडी सेल है। बॉडी सेल में कौन आ गया, जल्दी बताओ? ऑक्सीजन, है ना? और आपके बॉडी सेल में पहले से कौन प्रेजेंट था? डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड जो मान लेते हैं कौन है अभी? ग्लूकोज। कौन है आपका? ग्लूकोज। अब ऊपर से कौन आ गया इसमें आपका? कौन आ गया, जल्दी बताओ? ऑक्सीजन। और यह बना लिया CO2 प्लस H2O प्लस प्लस एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो सर, हमें एनर्जी मिल गया, एनर्जी जो चाहिए था मिल गया, ठीक है। लेकिन सर एनर्जी लेने के चक्कर में हमने अपने सेल में क्या बना लिया? CO2 बना लिया कि नहीं, जल्दी बताओ? Yes. अब ये CO2 हमारे लिए तो बेकार है, तो CO2 को बाहर निकालना जरूरी है कि नहीं है? Yes. CO2 को बाहर निकालना जरूरी है। अब ये CO2 जैसे आपका देखो, जैसे एल्वियोलाई से ऑक्सीजन को कौन उठा लिया था? ब्लड, है ना? और ब्लड लेके आ गया आपके सेल में। अब आपका सेल है, आपके सेल के अराउंड ब्लड वेसल्स है कि नहीं बहुत सारे, जल्दी बताओ? है कि नहीं? अब देखो फिर से यही ब्लड क्या करेगा? फिर से यही ब्लड उठा लेगा किसको? CO2 को। किसको उठा लेगा भाई? CO2 को। और CO2 को लेके फिर से ब्लड उठा लिया, और यहां से किसको दे दिया? फिर से एल्वियोलाई को। एल्वियोलाई से CO2 कहां चला गया? फिर से एटमॉस्फेयर में। आई बात समझ? Yes, sir. अब तो समरी समझ गए होगे कम से कम। अब समरी हाँ बेटा, तो देखो यही देखो, ये क्या हुआ? आपके बॉडी से CO2 फिर से कौन उठाया? ब्लड, है ना? और ये ब्लड किसको दे दिया? एल्वियोलाई को। और एल्वियोलाई से कहां चला गया? ये फिर से एटमॉस्फेयर में। कहां चला गया? एटमॉस्फेयर में, है ना? तो देखो एल्वियोलाई से एटमॉस्फेयर में CO2 का बाहर जाना, और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का एल्वियोलाई में आना, इतना वाला जो प्रोसेस है ना, यहां तक वाला, इसी को बोलते हैं अपन ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। या इसी को क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है? और इसके नीचे वाला जितना ब्लड से जितना शुरू हुआ ना यहां तक, ये ब्लड वाला जो भी कहानी है, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे इसको? इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर है सबको? अब बताओ, Yes, sir. Yes, sir. है ना? और रेस्पिरेशन दोनों को मिला के बोलेंगे। रेस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग प्लस इंटरनल रेस्पिरेशन। ये पूरे प्रोसेस को आप रेस्पिरेशन बोल सकते हो। क्लियर है? जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, यही बात पढ़ा। तो अभी तक लग रहा था अरे यार क्या क्या पढ़ लिया हमने, ठीक है? तो अपने आराम से देख लिया सब कुछ हमने। अब ये देखो, ये वही आपको दिखा रहा है, ये आपका लंग्स है, ठीक है? ये पढ़ चुके हो पहले से। एक लंग्स है हमारे बॉडी में के दो है ना, ठीक है? ये देखो लंग्स से आपका पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड लेके आता है? ऑक्सीजनेटेड। किसको देता है? लेफ्ट ऑरिकल को। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? आपके बॉडी सेल्स में जाता है ना। बॉडी सेल्स में जैसे ही गया ऑक्सीजन आपका, यहाँ पे क्या हो गया आपका? O2 मिक्स हुआ और बन गया आपका CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है? फिर यहाँ से जो CO2 है वो आपका आ गया कहाँ पे? ब्लड में। ये कहाँ आता है? राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरी होते हुए लंग्स में। ये पढ़ चुके हो पहले भी, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, चलो
तो रेस्पिरेशन में दो चीज है, यही बातें अभी आधा घंटे से कर रहे हैं अपन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल को ही क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमोस्फियर एंड लंग्स। हो रहा था कि नहीं, यही हो रहा था ना। Yes, sir. O2 लंग्स में आ रहा था और CO2 लंग्स से कहां जा रहा था, एटमोस्फेयर में, ठीक है। और इंटरनल में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन दो जगह पे एक्सचेंज हो रहा है, एक तो ब्लड एंड लंग्स के बीच में। लंग्स से एल्वियोलाई से कौन लिया था सबसे पहले आपका, जल्दी बताओ, ब्लड दिया था ना। और ब्लड किसको दे दिया था, टिश्यू को या सेल को दिया था ना। अभी पढ़ा हमने, अभी पढ़ा कि एल्वियोलाई से O2 को कौन लिया, ब्लड, वह ब्लड O2 को किसको दे दिया, सेल्स को दिया ना। तो वही तो लिखा हुआ है कि पहला एक्सचेंज ऑफ गैस किसके बीच में होगा, ब्लड और लंग्स के बीच में, और दूसरा किसके बीच में होगा, ब्लड और टिश्यू के बीच में। Tissues. क्लियर है। Yes. चलो अब रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है आपका, बायोकेमिकल प्रोसेस है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल के अंदर हो रहा है और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, कैसा प्रोसेस है, बायोकेमिकल प्रोसेस। जबकि ब्रीदिंग में कोई आपका रिएक्शन नहीं हो रहा है। ब्रीदिंग में कोई रिएक्शन हुआ क्या, सीधा ऑक्सीजन आया लंग्स में और CO2 लंग्स से बाहर गया, कोई रिएक्शन हुआ क्या, जल्दी बताओ। कोई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हुआ क्या, ब्रीदिंग नहीं हुआ। इसलिए एक ऐसा प्रोसेस आपका फिजिकल प्रोसेस है बस, है ना। ये देखो, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, रेस्पिरेशन के बारे में क्या बोल रहा है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा। इसमें आपके सेल के अंदर, सेल का अंदर वाला पार्ट्स भी इन्वॉल्व है, सेल का बाहर वाला भी, मतलब ब्लड भी इन्वॉल्व है उसमें, है ना। प्लस सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है, तो ये बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रा सेलुलर दोनों है, जल्दी बताओ, है ना। ये कैसा है आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर है बस, क्योंकि सेल के अंदर नहीं हो रहा है पूरा है, ठीक है। आ रही बात समझ, तो याद रखने का, वो बोथ एक्स्ट्रा इंट्रा है, ये केवल एक्स्ट्रा है। एंजाइम एक्शन इन्वॉल्व, अब क्योंकि वहां पे रिएक्शन होना है तो एंजाइम की जरूरत होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताओ। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है तो कोई भी एंजाइम की जरूरत नहीं है। उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज होता है क्या, नहीं, ये तो बस एक्सचेंज हो रहा है सिंपल, वहां एनर्जी रिलीज होगा। ऑलमोस्ट ऑल बॉडी सेल्स आर इन्वॉल्व, पक्की बात है, रेस्पिरेशन में हमारे बॉडी का सारा सेल इन्वॉल्व है कि नहीं। अरे हर सेल में फूड होगा और हर सेल में रेस्पिरेशन करना होगा, तभी तो एनर्जी मिलेगा हर सेल को, है कि नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओनली सर्टेन ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, पक्की बात है, नोज आपका, लंग्स, एक ही दो ऑर्गन इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, किसमें, ब्रीदिंग में। क्लियर है। Yes. यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होगा, वहां पे कोई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होता। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया हुआ है, जिसमें मैंने लिख दिया हुआ है रेफर टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। यहाँ देखो एनिमल है, इधर लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन या सिस्टम, और इधर लिखा हुआ है एग्जाम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ना, आपको याद रखना है कि किस एनिमल में कौन कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। बता ही दिया था कि जो भी एग्जाम्पल हो ना, कि किस में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, किस में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, ये लिस्ट याद होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले किस एनिमल की बात कर रहे हैं अपन, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है। इसमें देखते हैं कौन होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और बगल में एग्जाम्पल भी देखेंगे। नो वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट, क्योंकि लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, मतलब लोअर एनिमल्स है, अभी ये इवोल्यूशन होना है, तो इसमें वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। तो ये भाई कैसे करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय सिंपल डिफ्यूजन, एक्सचेंज थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, अपने पूरे बॉडी से ही ये गैस का एक्सचेंज कर लेता है। क्लियर है, क्योंकि इसमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो है नहीं, तो पूरे अपने बॉडी से ही गैस का एक्सचेंज कर लेता है। क्लियर है, चलिए बताओ। हाँ, अब आगे देखो, और कैसे होता है भाई, बाई सिंपल डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। स्पॉन्जेज में ऐसा देखने को मिलेगा, जो इसके पूरे बॉडी से ही गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब जो जाना है तो भी पूरे बॉडी सरफेस से जाएगा, और जो बाहर निकलना वो भी पूरे बॉडी से ही बाहर आएगा, ठीक है। दूसरा सेलेंट्रेट्स, फ्लैटवॉर्म्स, इन सब में आपका कोई भी वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है ना। मॉइस्ट थिन वैस्कुलर क्यूटिकल, दैट इज स्किन, है ना। अब किसमें, आपके स्किन के थ्रू होता है, ये तो हो गया पूरे बॉडी से। एग्जाम्पल देख लिया आपने, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट एंड फ्लैटवॉर्म। और कुछ का स्किन जो होता है ना, क्यूटिकल जो बोलते हैं, आउटर सरफेस ऑफ स्किन, है ना, वह मॉइस्ट होता है और उसके स्किन के थ्रू होता है बस, है ना। तो ये किसमें देखने को मिलेगा, अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग।
जो फ्रॉग कहाँ पे रहता हो, देखो तो लैंड पे जो रहता हो, ठीक है। तो जब फ्रॉग लैंड पे होता है उसका स्किन कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, पतला सा होता है और वैस्कुलर होता है, तो आपके स्किन के थ्रू इनका क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स, नेटवर्क ऑफ ट्यूब को बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, तो कॉकरोच में क्या होता है, ट्रैकियल ट्यूब्स होता है, मतलब बहुत सारे ट्रैकिया ऐसे डिवीजन होता है जिसको ट्रैक्यूल्स बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ट्रैकियल ट्यूब से होता है इसमें। गिल्स से किस में होगा, एक्वेटिक ऑर्थ्रोपॉड्स लाइक ग्रेफिश, है ना, जो आपका प्रॉन्स, मोलस्क लाइक यूनिट, इन सब में किससे होता है भाई। तो आपने देख लिया लोअर इनवर्टिब्रेट्स में अलग अलग एग्जाम्पल। स्पॉन्जेस, कोई पूछे तो बोलोगे सर स्पॉन्जेस सिलेंट्रेट और फ्लैट फॉर्म में किससे होता है भाई, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। कोई पूछे अर्थवर्म फ्रॉग में कैसे होता है, तो भाई मॉइस्ट थिन वैस्कुलर क्यूटिकल दैट इज स्किन। कोई पूछे कि इंसेक्ट लाइक कॉकरोच में कैसे होता है, तो क्या बोलोगे, ट्रैकियल ट्यूब से होता है। और आप पूछे कि एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड लाइक आपका प्रॉन्स हो गया, मोलस्क लाइक यूनिल हो गया, इन सब में किससे होता है, तो क्या बोलोगे, गिल्स। क्लियर है, चलिए बताओ। ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, ये सब एग्जाम्पल हो गए लोअर इनवर्टिब्रेट से। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स में सबसे पहला किसका देख रहे हैं, फिश। फिश किससे करता है भाई, गिल्स। फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, जल्दी बताओ, गिल्स, है ना। किस फिश में, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिश। फिश भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, जिस फिश में कार्टिलेज ज़्यादा प्रेजेंट हो और बोन हो, है ना, कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है आपका गिल्स। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का भी कैसा है, क्या है, गिल्स। लेकिन कब कब एम्फीबियन किसको बोलते हैं, जो लैंड पे भी रह सकता है और वाटर में भी। तो गिल्स कब होगा, जब वो एम्फीबियन कहाँ रहता होगा, पानी में। वही लिखा हुआ देखो, टैडपोल, टैडपोल, टैडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग, है ना। ये टैडपोल क्या होता है, लार्वा होता है। तो टैडपोल लार्वा जो है ना फ्रॉग का, तो आपका क्या होता है, आपका गिल्स से करता है जब वो पानी में रहता है। तो आगे मॉइस्ट स्किन, है ना, जब ये लैंड पे रहेगा। तो फ्रॉग एंड टोड्स, जब फ्रॉग का लार्वा देखो, है ना, जब फ्रॉग पानी में होगा तो गिल्स से, जब फ्रॉग पानी में होगा तो गिल्स से, लेकिन लैंड पे होगा तो किससे, देखो तो मॉइस्ट स्किन। आई बात समझ, जल्दी बोलो। अब जब मॉइस्ट स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये देखो मॉइस्ट स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसको अपन क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्यूटेनियस। क्यूटेनियस मतलब होता है स्किन, है ना। तो मॉइस्ट स्किन से जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। तो मॉइस्ट स्किन से कर सकता है, या लंग से कर सकता है, या बक्कल कैविटी से कर सकता है। तो अभी क्या देखा आपने, एम्फीबियंस में आपने देखा कि गिल्स जब पानी में होगा तो गिल्स से करेगा, जब लैंड पे होगा तो या तो मॉइस्ट स्किन से करेगा, या तो अगर वेल डेवलप्ड होगा तो किससे करेगा, जल्दी बताओ, लंग से करेगा, या किससे कर सकता है, बक्कल कैविटी से। तो पानी में गिल्स, और जब लैंड पे है तो या तो मॉइस्ट स्किन, या तो लंग्स, या किससे, बक्कल कैविटी। अब आते हैं रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में किससे करता है रेप्टाइल्स भाई, लंग्स। इसमें क्योंकि अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वेल डेवलप्ड होते जा रहा है, ठीक है। हम पहुंच गए रेप्टाइल्स तक, तो रेप्टाइल्स में किससे होगा भाई, लंग्स से। फॉर एग्जांपल स्नेक्स, लेजार्ड, बर्ड्स, बर्ड में भी किससे होगा, लंग्स। और मैमल में भी किससे होगा, हम लोग मैमल में आते हैं, किससे करते हैं रेस्पिरेशन, लंग्स। क्लियर है। तो एक टेबल है एग्जाम्पल का जिसको आपको याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा। चलो आगे देखते हैं। अब अपन आ गए टॉपिक पे, हमें पढ़ना इस चैप्टर में क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, यही पढ़ना है ना, ठीक है। तो अब अपन आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अभी तक तो हमने क्या देखा, बस ब्रीफ देखा। क्या क्या देखा ब्रीफ में, हमने यह देखा कि रेस्पिरेशन दो पार्ट में बटा हुआ है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल में सीधा सीधा क्या हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, ठीक है। CO2 लंग्स से बाहर जाता है और O2 बाहर से कहाँ आता है, लंग्स में आता है। यही था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल दो जगह हो रहा था, लंग्स से O2 कहाँ आया, जल्दी बताओ, ब्लड में, और ब्लड से कहाँ गया वो, टिश्यू में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अलग अलग लोअर इनवर्टिब्रेट्स का कौन कौन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और वर्टिब्रेट्स में कौन कौन होता है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो क्या क्या होगा आप पहले से जानते हो, इसमें लंग्स होगा कि नहीं होगा, मेन तो वही है ना। इट इज अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी पैसेज एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, है ना। दो चीज मिला के
पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा। एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा, ट्रैक्ट मतलब वो पूरा रास्ता, और दूसरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ऑर्गन एक ही होता है, और आपका लंग्स, बाकी जो सब है वो सबको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। चलो देखते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट इज अ पैसेज बाय विच एयर इंटर्स इनटू द लंग्स, है ना, वो सारा रास्ता जिसके थ्रू एयर आपके लंग्स तक पहुंचता है, उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपका नोज है, आपने डाइजेशन चैप्टर पहला चैप्टर जो डाइजेशन पढ़ा था उसमें पढ़ा होगा शायद। नोज का ये जो ओपनिंग है बाहर में, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल, जो दिख रहा है आपको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, है ना। अब एक बात बताओ, आपका नोज आगे की तरफ ऐसे अगर खुला हुआ है तो पीछे के साइड में भी ये खुला होगा कि नहीं, तभी तो एयर यहां से आएगा तो पास होगा आगे। जल्दी बताओ, बोलो। तो ये बाहर में जो खुला हो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और जो अंदर वाला उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्या बोलेंगे, इंटरनल। अरे पक्की बात है, ऐसे एयर जा रहा है और यहां तक पहुंच रहा है, मतलब सब जगह खुला होगा रास्ता, तभी तो एयर नीचे तक आ रहा है। जल्दी बताओ। तो आगे में यहां से एयर एंटर किया, कहां से एंटर किया भाई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। फिर बाहर किससे निकलेगा, नोज को छोड़ेगा कैसे, थ्रू इंटरनल नॉस्ट्रिल। तो देखो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से O2 आपका अंदर आया, फिर ये नाक का दो चैम्बर है ना, दिख रहा है ना, बटा हुआ है ना दो पार्ट में नाक आपका। जल्दी बताओ, बोलो। इसको नेजल चैम्बर, इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। क्या बोलते हैं, नेजल चैम्बर, है ना। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आपका कहाँ आया, यहाँ से एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या हो गया, सिंपल सा ओपनिंग, ये जो बाहर वाला ओपनिंग है, यहाँ से एयर घुसा, यहाँ पहुंचा, कहाँ पे, नेजल चैम्बर में। एयर कहाँ पहुंच गया, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में आने के बाद ये कहाँ आएगा, इंटरनल नेयर्स। कहाँ आएगा, इंटरनल नेयर्स, या इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल नॉस्ट्रिल। क्या बोलेंगे भाई, मतलब नाक के बाहर वाले ओपनिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और अंदर वाले ओपनिंग को बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल, और बीच में जो चैम्बर है उसको बोलेंगे नेजल चैम्बर्स। ये सब बातें मुझे तो बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये डाइजेशन चैप्टर में पहला चैप्टर जो है आपका डाइजेशन, उसमें पूरे डिटेल में पढ़ना था। पढ़ा नहीं है तुम लोग। 3 टाइप के फायरिंग्स होते हैं, लैरिंगोफैरिंग्स, नेजोफैरिंग्स, ईसोफैरिंग्स, ये पढ़ा है सब। ओरोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंगोफैरिंग्स, ये सब पढ़ा है। पढ़ा है तो इतना बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो याद हो जाएगा आपको। चलो आगे देखो। चलो देखो, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एयर कहाँ आया, नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर के बाद कहाँ जाएगा, इंटरनल नॉस्ट्रिल में। और नोज के जस्ट पीछे जो फैरिंग्स का हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हो अपन, नेजोफैरिंग्स। पता है ना। अरे बताओ, तुमको जितेंद्र सर ने पढ़ाया ना चैप्टर तुम लोग को। 3 टाइप के फैरिंग्स तुमने पढ़ा है, नेजोफैरिंग्स। तो हाँ, क्या बोल रहा है, बता क्या होता है नेजोफैरिंग्स। नेजोफैरिंग्स, दूसरा कौन सा है, ओरोफैरिंग्स, तीसरा कौन सा है, लैरिंगोफैरिंग्स। पढ़ा है सब। तो देखो, नाक के जस्ट पीछे जो फैरिंग्स है उसी को क्या बोलते हैं, नेजोफैरिंग्स। जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी के जस्ट पीछे जो माउथ जो खोलते हो, और जो कैविटी है उस कैविटी को क्या बोलते हैं अपन, ओरोफैरिंग्स। ठीक है। और जो आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स क्या होता है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। लैरिंग्स के जस्ट पास में जो आपका फैरिंग्स है उसको क्या बोलते हैं, लैरिंगोफैरिंग्स। ठीक है। तो ये देखो, ये ट्रैकिया है आपका, इस ट्रैकिया में ही पहुंचाना है ना एयर को। जल्दी बताओ, बोलो। ट्रैकिया लंग्स का पार्ट है, यहां पहुंचाना। तो क्या होगा, देखो, पहले आपका नोज के बाहर वाला ओपनिंग में आया एक्सटर्नल, उसके बाद नेजल चैम्बर में आया, फिर इंटरनल नॉस्ट्रिल में आया। इंटरनल नॉस्ट्रिल से कौन फैरिंग्स में आएगा, नाक के पास वाले फैरिंग, दैट इज कॉल्ड नेजोफैरिंग्स। नेजोफैरिंग्स को पार करते हुए ओरोफैरिंग्स, और फिर लैरिंगोफैरिंग्स, और लैरिंगोफैरिंग्स को पार करते हुए कहां घुसेगा, ट्रैकिया में। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नेयर्स, उसके बाद नेजोफैरिंग्स, उसके बाद सीधे फैरिंग्स बोल सकते हैं, मेनली लैरिंगोफैरिंग्स है, क्योंकि लैरिंगोफैरिंग्स जस्ट ट्रैकिया के ऊपर होता है। तो वहां से होते हुए आपका कहाँ घुस गया ये, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस होते हुए कहाँ, लैरिंग्स, लैरिंग्स से आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया से आपका ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री से रेस्पिरेटरी ट्री। अभी क्या होता है, अब क्या होता है, ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री
वह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बाद में थोड़ी देर में देख लोगे तुम लोग, क्लियर है? बोलो, बस यहाँ तक समझो। अब अगर पढ़ा होगा तुमने तो ये भी पढ़ा होगा, ग्लॉटिस क्या होता है भाई? ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया। अरे वाह, फिर देखेंगे। लैरिंग्स, 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 हाँ वेरी गुड, है ना। अरे ऐसे होता है, ये देखो आपका, दिस इज योर ट्रैकिया, और ट्रैकिया के जस्ट पीछे कौन है? ईसोफेगस, है ना। ट्रैकिया के जस्ट पीछे, ट्रैकिया एंटीरियर होता है और ईसोफेगस क्या होता है? पोस्टीरियर, ठीक है। अब ये देखो, ईसोफेगस को ओपनिंग को क्या बोलते हैं अपन? याद है? गलेट सुना था कुछ? ईसोफेगस को ओपनिंग को क्या बोलते हैं अपन? गलेट। और ये ट्रैकिया के ऊपर कौन है? लैरिंग्स, और लैरिंग्स को ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस, है ना। तो एयर कैसे आएगा भाई? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजर चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, नेजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स, और लैरिंगोफेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में घुसने के लिए पहले किस में घुसना होगा? ग्लॉटिस ना, ओपनिंग। तो ग्लॉटिस से होते हुए लैरिंग्स में आ गया, लैरिंग्स से कहाँ गया? ट्रैकिया, और ट्रैकिया से ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री से फाइनली कौन सा ट्री? रेस्पिरेटरी ट्री। अब ब्रोंकियल ट्री क्या है, रेस्पिरेटरी ट्री क्या है, अगले 10 मिनट में देखेंगे अपन, क्लियर है भाई? बोलो, चलो अब एक एक पार्ट के बारे में देखते हैं। उतना डिटेल नहीं देखेंगे, जितना पढ़ाना है उतना ही पढ़ाऊंगा, नोट्स में ज़्यादा होगा, लेकिन आपको थोड़ा ब्रीफ करके पढ़ाऊंगा जो एनसीईआरटी के लेवल का हो थोड़ा, ठीक है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी पैसेज। अपन टॉपिक क्या चल रहा है? रेस्पिरेटरी पैसेज। तो दो ओपनिंग है कि नहीं नाक में? जल्दी बताओ, इसको क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, है ना। These are the holes of our nose opening out above the upper lips. ये upper lip के जस्ट ऊपर जो दो ओपनिंग है ना, इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। These lead into nasal chamber of nasal cavity through the nasal passage. अब देखो क्या है, अब देख सकते हो, ऐसा है आपका कुछ, ये दो ओपनिंग बाहर में है ना। यह जाके ओपन हुआ एक कैविटी में, इस कैविटी को क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। नेजल कैविटी। आपके नाक में जो खाली जगह है ना, वो नेजल कैविटी है, और वो नेजल कैविटी दो पार्ट में बटा हुआ है, एक इधर एक इधर, उसको क्या बोल देंगे? नेजल चैम्बर। आई बात समझ? बोलो, ये पूरा को बोलेंगे नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी आपका पूरा जो कैविटी है नाक का कितने पार्ट में बटा हुआ है? एक इधर बटा हुआ कि नहीं? दो पार्ट में, जल्दी बताओ। तो ऐसे करके बटा हुआ है कैविटी, तो ये कैविटी किस पार्ट में बट गया? दो नेजल चैम्बर में। आई बात समझ? वही लिखा हुआ है, दिस लीड इनटू नेजल चैम्बर ऑफ नेजल कैविटी। ये पूरा को कैविटी बोलेंगे, और ये दो पार्ट में बटा हुआ है, एक बीच में आपका सेप्टा है अंदर में नाक में, देखो वो दो पार्ट में आपके नाक को डिवाइड किया हुआ है, तो इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर, ठीक है। अब देखो नेजल चैम्बर कितने होंगे आपके नाक में? दो की एक? तो नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू नेजल चैम्बर्स बाय अ सेंट्रल नेजल सेप्टम। ये सब बताना क्या है, देखो नाक को पता चल जाएगा। सर ओपनिंग को एक्सटर्नल ओपनिंग है ना, या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके बाद पूरे कैविटी, उसके बाद पूरे कैविटी को क्या बोलेंगे? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में देखो तो नाक के बीचों बीच एक सेप्टम गया हुआ कि नहीं, जो आपको पूरे कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसको बोलेंगे नेजल कैविटी। क्लियर है? चलिए बोलो। पूरा नेजल कैविटी को बीचों बीच एक लाइन गया होगा अंदर में, और दो चैम्बर में बांट दिया, दिस इज कॉल्ड द नेजल चैम्बर। क्लियर है? द टू नेजल चैम्बर्स आर राइट नेजल चैम्बर एंड लेफ्ट नेजल चैम्बर। ईच नेजल चैम्बर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जो जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं, ठीक है, नहीं भी पढ़ोगे चलेगा। अब एक नेजल चैम्बर है, पूरा चैम्बर जो है ना, एक साइड का पूरा एक खाली जगह ओपनिंग से लेके अंदर तक, और एक साइड, इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट कौन है? नेजल वेस्टिब्यूल। ये ऊपर का स्वेल पोर्शन देख रहे हो आप? नाक देखो, मेरा नाक देखो, अपना देखो, जिसका देखना है। ये देखो, ये पूरा एक नेजल चैम्बर है अंदर में। ये देखो तो ये सबसे ऊपर में स्वेल पोर्शन है ना, ये फुला हुआ, जल्दी बोलो। इसको बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको? नेजल वेस्टिब्यूल, ठीक है। ये नेजल वेस्टिब्यूल है। इसका काम क्या है? देखो, स्वेल्ड पोर्शन ऑफ नोज इज कॉल्ड नेजल वेस्टिब्यूल। इट इज द इनफोल्डिंग ऑफ स्किन। और ये इतना स्वेलिंग कैसे हो गया है यहाँ पे? यहाँ पे स्किन का क्या है? इनफोल्डिंग है, ठीक है। दिस रीजन हैज स्किन, इसी के जस्ट नीचे देखो, इस रीजन में क्या होगा? स्किन है, प्लस इसमें हेयर होते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। दिस रीजन हैज स्किन, हेयर एंड सेबेसियस ग्लैंड। हेयर ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल। अब इस रीजन में हेयर क्यों है? कि नाक में बाहर जो डस्ट पार्टिकल है, हेयर उसको क्या करता है? ट्रैप करता है, ताकि आपके नाक के अंदर ज्यादा गंदगी ना आ जाए। क्लियर है? जल्दी बताओ। उसके बाद
रेस्पिरेटरी रीजन आता है, या उसको बोलते हैं कंडीशनर रीजन, है ना। दिस रीजन हैज 3 शैलो बोनी रीजन कॉल्ड नेजल कॉन्के और नेजल टर्बिनेट्स, ठीक है। सुपीरियर टर्बिनेट्स, मिडल टर्बिनेट्स एंड इंफीरियर टर्बिनेट्स, ठीक है। इन बिटवीन दीज टर्मिनेट्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वेरियस कैविटीज कॉल्ड नेजल साइनसेस। इतने जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि आपका जो ये पूरा नेजल चैम्बर है 3 पार्ट में बटा हुआ है। इस स्वेल्ड वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे? नेजल वेस्टिब्यूल। क्या बोलेंगे? नेजल वेस्टिब्यूल। उसके जस्ट पीछे वाले रीजन, उससे जस्ट थोड़ा पीछे जाएंगे, जो फूला हुआ रीजन है उसके जस्ट नीचे जाएंगे, तो उस रीजन को क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ। रेस्पिरेटरी रीजन, या क्या बोलेंगे? कंडीशनर रीजन। बस रीजन का नाम याद रखो, फंक्शन याद रखो। सर वेस्टिब्यूल में हेयर है, इसलिए जो डस्ट पार्टिकल आता है उसको क्या करता है? जल्दी बताओ। ट्रैप करता है। वेस्टिब्यूल के जस्ट पीछे वाले रीजन को सर बोलते हैं रेस्पिरेटरी रीजन या कंडीशनर रीजन। सर इसका फंक्शन होता है, 3 काम में करता है, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन, वार्मिफिकेशन एंड क्लीनिंग। बस आपको पार्ट का नाम याद रखना है। हम पढ़ रहे हैं 2 नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के पार्ट्स। सबसे बाहर में स्वेल्ड पोर्शन को बोला नेजल वेस्टिब्यूल। सर इसका काम है डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना। सर उसके जस्ट पीछे वाले रीजन को बोलते हैं क्या? रेस्पिरेटरी रीजन, या उसको क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। कंडीशनर रीजन। वो 3 काम करता है। जो एयर अंदर जा रहा है ना, उसको 3 काम करेगा। उसको ह्यूमिड बनाएगा। पहला काम क्या करेगा उसका? ह्यूमिडिफिकेशन। दूसरा क्या काम करेगा उसका? वार्मिफिकेशन। तीसरा काम क्या करेगा? डस्ट पार्टिकल सब अभी और अंदर अगर आ गया होगा तो उसको क्या करेगा? वो क्लीन, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है? मॉइस्ट, आपके एयर को, जो एयर बाहर से आ रहा है उसको क्या करना? मॉइस्ट करना। वार्मिफिकेशन क्या होता है? आपके बॉडी टेम्परेचर पे उस, मतलब आप जो एयर जो आ रहा है बाहर से उसको थोड़ा सा क्या करना? उसके टेम्परेचर को बढ़ाना, एयर को वार्म करना। और तीसरा क्लीनिंग, ट्रैप डस्ट पार्टिकल्स। आप एनसीईआरटी में देखोगे ना, सीधा यही लिखा हुआ है कि एयर एंटर्स थ्रू नोज, और नोज का 3 काम दिया होगा, ह्यूमिडिफिकेशन, वार्मिफिकेशन एंड क्या? क्लीनिंग। नोज का ये तीनों काम है। आपके बाहर से आए हुए एक्सटर्नल एयर को यह ह्यूमिड बनाता है, मॉइस्ट करता है, वार्म करता है, और इसमें जितने डस्ट पार्टिकल है ये पूरे एरिया में जो हेयर प्रेजेंट है उसको क्या करता है? ट्रैप करता है। ये नोज का 3 काम है। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद सबसे अंदर में जो रीजन है आपका उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी, है ना। इट इज द अपर पार्ट विच इज लाइंड बाय न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम या ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, या क्या बोलोगे आप? इसमें एपिथेलियम है। इट टेक्स सेंस ऑफ ए स्मेल टू ब्रेन। ये 3 रीजन हो गए। नाक में कोई एरिया होगा ना भाई, जो आपको किसी चीज को स्मेल करने में हेल्प करता है। जल्दी बताओ, बोलो। Yes. है ना। वह रीजन कौन सा रीजन है आपका? ऑल्फैक्टरी रीजन। कौन सा? ऑल्फैक्टरी। All हाँ, तो बताने के लिए देखो, समझाने के लिए समझा दूँ। ये देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ये जो फूला हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं नेजल वेस्टिब्यूल। उसके पीछे के पूरे रीजन को क्या बोलते हैं? कंडीशनर रीजन। और कंडीशनर रीजन में ही आप देखोगे क्या है आपका? एक ऊपर वाले पोर्शन को, कंडीशनर रीजन में ही ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोल देते हैं? ऑल्फैक्टरी रीजन। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. तो नेजल चैम्बर के कितने पार्ट? बस इतना याद रखना आपको, 3 पार्ट। सर पहला स्वेलिंग वाला एरिया वेस्टिब्यूल, जो क्या करता है? डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है क्योंकि यहाँ पे हेयर प्रेजेंट है। दूसरा रीजन को कंडीशनर रीजन, सर 3 काम, वार्मिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन एंड क्लीनिंग। तीसरा सर इसी के रीजन को, जो आपका कंडीशनर रीजन है उसी के ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, जो हमें स्मेल डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर है? बोलो। चलो, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही आप पढ़ोगे, ठीक है। आप नेजोफेरिंक्स जानते हो क्या होता है? इंटरनल लेयर्स ओपन इनटू अ पार्ट ऑफ फेरिंग्स नोन एज नेजोफेरिंक्स। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर कहाँ जाके ओपन हुआ? नेजल चैम्बर में। नेजल चैम्बर कहाँ ओपन होगा? इंटरनल नॉस्ट्रिल में। और इंटरनल नॉस्ट्रिल कहाँ ओपन होगा? नेजोफेरिंक्स में, ठीक है। चलो, इट इज अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, ओनली एयर पासेस थ्रू नेजोफेरिंक्स, है ना। नेजोफेरिंक्स, और नेजोफेरिंक्स फाइनली कहाँ ओपन होगा? इट ओपन्स इनटू द ट्रैकिया थ्रू ग्लॉटिस ऑफ लैरिंग्स, है ना। नेजोफेरिंक्स क्रॉस करेगा लैरिंगोफेरिंक्स को, वहां से क्रॉस करेगा एयर आपका किसको? ग्लॉटिस को। ग्लॉटिस के बाद वो कहाँ आ जाएगा? लैरिंग्स में। और लैरिंग्स से फाइनली कहाँ आ जाएगा? ट्रैकिया में। बता दोगे ना एयर का? जल्दी बताओ सब लोग। एयर पाथवे अभी तक का एयर पाथवे आराम से बता दोगे कि नहीं? बोलो। चलो मैं लिख के बताता हूँ, मैं लिख के बताता हूँ कैसे आप आराम से एयर पाथवे बता सकते हो अभी। चलो देखो,
सब लोग बोलेगा। पहले एयर कहाँ है भाई? एटमॉस्फेयर में। कहाँ है? एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर में है। यहाँ से कहाँ आएगा? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगा? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर से कहाँ जाएगा? इंटरनल नाक के अंदर वाले ओपनिंग में। इंटरनल नॉस्ट्रिल के जस्ट पीछे कौन बैठा हुआ है? नेजो फेरिंग्स। नेजो फेरिंग्स है ना। नेजो फेरिंग्स से एयर निकल के कहाँ जाएगा? जल्दी बताओ। ग्लॉटिस आएगा कि नहीं? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस किसके ओपनिंग को बोलते हैं? लैरिंग्स है ना। अब ग्लॉटिस किसका ओपनिंग है? लैरिंग्स। इसका मतलब आपका एयर कहाँ पहुंच गया? आप जल्दी बताओ। लैरिंग्स। और लैरिंग्स से फाइनली कहाँ आ गया? ट्रैकिया है ना। आ गया कि नहीं? जल्दी बताओ। Yes, sir. कहाँ तक पहुंचा दिया हमने एयर को? ट्रैकिया तक। चलो, ट्रैकिया आपके लंग्स का पार्ट है। अब यहां से अपन डिटेल में देखेंगे। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग एट द अपर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के ऊपर वाले ओपनिंग को क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताओ। ग्लॉटिस। फायरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। बोल सकते हैं कि नहीं? फायरिंग्स का कॉमन पैसेज है कि नहीं? जहां से फूड भी पास होता है, एयर भी पास होता है। जल्दी बताओ। है ना। आप देखो ना, नेजो फायरिंग से कौन पास हो रहा है? एयर। वह कहाँ आया? लैरिंगो फायरिंग्स में। और उसी में एक ओरो फायरिंग्स भी है, जहां से कौन पास होता है? फूड। ओरो फायरिंग्स किसके पीछे वाला को बोलते हैं? बक्कल का बेटी। ये जो मुंह जो खोलते हो ना, उसके पीछे जो फायरिंग्स उसको क्या बोलते हैं? ओरो फायरिंग्स। तो फूड किसके थ्रू पास होता है भाई? ओरो फायरिंग्स के थ्रू, है ना। तो अपन बोल सकते हैं, अगर ऐसा कॉमन बोले तो, कि फायरिंग्स कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी, मतलब इसके थ्रू एयर भी पास होता है और फूड भी पास होता है कहीं ना कहीं। बोलो। चलो। द फायरिंग्स ओपन्स थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। देखो ना, यही आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया के ऊपर आपका क्या है? लैरिंग्स। और लैरिंग्स के ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लॉटिस। और इस ओपनिंग को कवर करने वाला एक मसल होता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। आई बात समझ? ये देखो ना, ये लैरिंग्स। लैरिंग्स का ओपनिंग, ऐसे ओपनिंग दिखाते हैं। ये ओपनिंग, इस ओपनिंग को क्या बोला? जल्दी बताओ। ग्लॉटिस। बोलो, क्या बोला? ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस को ऐसे कवर करने वाला, ये मान लो ये कवर करने वाला एक मसल होता है, उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। अब ये क्यों जरूरी होता है? देखो देखो, क्योंकि इसी ट्रैकिया के बगल में आपका कौन है? ईसोफेगस भी है ना। जल्दी बताओ। है ना। इसी ट्रैकिया के बगल में कौन है आपका? ईसोफेगस भी है। तो मान लो आपने खाना खाया, तो उस समय इस ग्लॉटिस, ग्लॉटिस मतलब ओपनिंग, उसको बंद रखना होगा कि नहीं? नहीं तो खाना आपके ईसोफेगस में आना चाहिए कि ट्रैकिया में? अगर ये बंद नहीं होगा ओपनिंग, तो हो सकता है खाना गलती से कहाँ एंटर कर जाए? आपके ट्रैकिया में। इसीलिए जब आप खाना खाते हो, जो स्वेलो करते हो ना, तो एपिग्लॉटिस क्या करता है? ग्लॉटिस वाले ओपनिंग को बंद कर देता है, ताकि फूड कहाँ जाए? ईसोफेगस में। गलती से किस में ना आ जाए? जल्दी बताओ। ट्रैकिया। क्लियर है? चलो, क्वेश्चन पूछता है, एट विच रीजन फूड एंड एयर क्रॉसेस ईच अदर? ओरोफैरिंग्स एंड लैरिंगोफैरिंग्स। ये दो ऐसा रीजन है जहाँ पे फूड और एयर दोनों आता है, दोनों टच करता है। ओरोफैरिंग्स को भी, और किसको? जल्दी बताओ। लैरिंगोफैरिंग्स को। इन विच रीजन ऑफ फैरिंग्स यूस्टेशियन ट्यूब ओपन्स? यूस्टेशियन ट्यूब पढ़ाया था ना, है ना, पढ़ा होगा। यूस्टेशियन ट्यूब वह ट्यूब होता है जो आपके नेजो फायरिंग से आपके ईयर में जाके मिलता है। कहाँ पे? जल्दी बताओ। मिडल ईयर में। कहाँ पे? जल्दी बताओ। मिडल ईयर में जाके मिलता है। ठीक है, आ रही बात समझ? एक ट्यूब, ये पढ़ोगे आप, एक ट्यूब होता है, उसको यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं, है ना। बताऊंगा आपको। यूस्टेशियन ट्यूब आपके नेजो फायरिंग्स नीचे में किससे कनेक्ट होता है? नेजो फायरिंग्स। ये देखो ना, ये मान लो नेजो फायरिंग्स है, नीचे में नेजो फायरिंग्स, और ऊपर में किससे कनेक्ट होगा? आपके मिडल ईयर से। किससे? मिडल ईयर से। क्लियर है? बोलो। ये देखो, ऐसा होता है कुछ। यह आपका मिडल ईयर है ना। मिडल ईयर में तीन आपके बोन होते हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेपस। सुना है नाम? मैलियस, इनकस, स्टेपस। और इसको बोलते हैं मिडल ईयर कैविटी। क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ। मिडल ईयर कैविटी। अब जानते हो ना, हमारा ईयर तीन पार्ट में बटा हुआ है, इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर एंड मिडल ईयर। पता है ना? है ना। तो अभी बस मिडल ईयर की बात कर रहा हूं मैं। ये देखो यहाँ पे, और मिडल ईयर में यहीं पे होता है टिम्पैनम। टिम्पैनम क्या होता है भाई? ईयर ड्रम। जो आपका ईयर ड्रम है उसको क्या बोलते हैं? टिम्पैनम।
अब यहीं से इसी मिडल ईयर कैविटी से एक ट्यूब आपका जुड़ा होता है और इधर ये नेजोफेरिंग्स है। ये कौन है आपका नेजोफेरिंग्स। तो देखो एक ट्यूब आपका नेजोफेरिंग्स और किसको कनेक्ट कर रहा है जल्दी बताओ, मिडल ईयर कैविटी को। इसी ट्यूब को क्या बोलते हैं अपन, यूस्टैचियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, यूस्टैचियन ट्यूब। आई बात समझ। तो यूस्टैचियन ट्यूब किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, नीचे में कौन है नेजोफेरिंग्स, ऊपर में किसको कनेक्ट किया हुआ है मिडल ईयर कैविटी। अभी करता क्या है देखो, होता क्या है ना, इसके आगे ही होता है आपका एक्सटर्नल ईयर, है ना। तो एक्सटर्नल ईयर से जो साउंड जा रहा है ना, ऐसे करके साउंड जा रहा है, ये साउंड कहाँ जाके गिरता है, ईयर ड्रम पे। कहाँ गिरेगा, ईयर ड्रम। ये देखो ना, एक्सटर्नल ईयर साउंड कनेक्ट किया और किसको दिया, मिडल ईयर को। मिडल ईयर में सबसे पहले किसके पास गया हो जल्दी बताओ, इंटरनल ईयर। मिडल ईयर में किसके पास गया है, ईयर ड्रम के पास। अब साउंड जब फेंकोगे बाहर से ऐसे, तो ईयर ड्रम यहाँ पे वाइब्रेट करेगा कि नहीं करेगा, जल्दी बताओ, बोलो। तो वाइब्रेट करेगा ना, वाइब्रेट करेगा ना। तो पीछे से भी एक कोई चाहिए ना कि इस ईयर प्रेशर, उधर से प्रेशर आ रहा है तो अंदर से भी कोई प्रेशर चाहिए ना जो ईयर ड्रम को बैलेंस करे। मान लो इधर से आप 10 प्रेशर लगा रहे हो, है ना, 10 पास्कल का, तो पीछे से भी 10 पास्कल का दोगे तभी तो ईयर ड्रम वहीं हिलता रहेगा, नहीं तो ईयर ड्रम को उड़ा के ले जाएगा कान के अंदर कहीं पे। बात समझ में आ रही है, बोलो। तो ये इधर से मान लो इधर से 10 पास्कल का प्रेशर आ रहा है तो इधर से भी 10 पास्कल का प्रेशर इधर से भी, ताकि ये दोनों प्रेशर बराबर रहे, ताकि ये ड्रम अपने जगह पे ही ऐसे ऐसा हिलता रहे। ठीक है। यह जो मिडल ईयर में, मिडल ईयर के कैविटी में जो प्रेशर है ना, क्रिएट करने का काम कौन करता है आपका, ये ट्यूब। कौन सा ट्यूब, यूस्टैचियन ट्यूब। यूस्टैचियन ट्यूब का काम क्या है, जो मिडल ईयर कैविटी में प्रेशर बना के रखना, ताकि बाहर से जो प्रेशर आ रहा है अंदर से प्रेशर बराबर हो जाए, ताकि आपका ईयर ड्रम उड़ के कहीं कान के अंदर ना चल जाए, अपने जगह पे ही वो, मतलब ये प्रेशर को दोनों साइड पे इक्वल करता है। कौन, यूस्टैचियन ट्यूब। क्लियर है। अब देखो कभी कभी फ्लाइट में बैठते होगे तुम लोग, तो फ्लाइट में देखते हो कि कान लगता है कि बंद हो गया जैसे। ट्राई किया कभी, फ्लाइट में बैठा होगा तो आप क्या करते हो, अपन ऐसे कर लेते हैं, ऐसे मतलब स्पीड ऐसे ले लेते हैं, ऐसे करते तो खुल जाता है। क्यों, यूस्टैचियन ट्यूब उसको नीचे लेके आ जाता है। आई बात समझ, प्रेशर को इक्वल कर देता है। क्लियर है, बोलो। चलो इतनी बात आप समझ गए। चलो यूस्टैचियन ट्यूब भी मैंने आपको बता ही दिया। वही लिख रहा है, इन विच रीजन ऑफ फायरिंग्स यूस्टैचियन ट्यूब ओपन। तो क्या बोलोगे, कौन सा रीजन में ओपन होता है, इस फायरिंग्स में ओपन होता है यूस्टैचियन ट्यूब। अभी तो बताया भाई, नेजोफेरिंग्स है ना, नेजोफेरिंग्स है ना। यूस्टैचियन ट्यूब ऑल्सो नोन एज ऑडिटरी ट्यूब और pharyngotympanic ट्यूब इज अ ट्यूब दैट लिंक्स द नेजोफेरिंग्स टू द किससे, मिडल ईयर। बता ही दिया है ना, ये सब याद कर लेना। नेम द टॉन्सिल्स प्रेजेंट इन ओरोफेरिंग्स। ये चैप्टर ऑफ डाइजेशन में पढ़ा होगा आपने। एक टॉन्सिल प्रेजेंट होता है आपके ओरोफेरिंग्स में, उस टॉन्सिल का नाम क्या है, पैलेटाइन टॉन्सिल। पढ़ा था डाइजेशन में टॉन्सिल के बारे में, कोई बात नहीं, याद कर लेना। ठीक है, डाइजेशन एक बार मैं पढ़ाऊंगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अब बात कर रहे हैं लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। आप पहले से जानते हो क्या किसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज साउंड बॉक्स, या क्या बोलते हैं इसको, वॉइस बॉक्स, बिकॉज इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इट इज मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ आपका वॉइस बॉक्स पूरा, कार्टिलेज से। जो आपका लैरिंग्स है किससे बना हुआ है भाई, कार्टिलेज, है ना। और अभी बताया लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर पार्ट ऑफ दी ट्रैकिया, होता है कि नहीं, बोलो। इट इज प्रेजेंट एट द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया। इट्स अपर पार्ट हैज एन ओपनिंग कॉल्ड ट्रैकिया। इसी को अपर पार्ट को, ओपनिंग को क्या बोलते हैं लैरिंग्स के, ग्लॉटिस, है ना। ड्यूरिंग स्वेलिंग दिस ग्लॉटिस गेट्स कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज अ लीफ शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है, और इसका काम क्या होगा, जब आप फूड को स्वेलो करते हो तो ग्लॉटिस को ऐसे करके, ग्लॉटिस है, इसको ओपनिंग को कवर कर देगा। क्लियर है, इसलिए तो नाम है ग्लॉटिस के ऊपर कौन है, एपिग्लॉटिस। क्लियर है। तो एपिग्लॉटिस इज द कवरिंग और लीड ऑफ ग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स ड्यूरिंग swelling. Larynx is made up of 9 cartilages in which there are 3 are paired and 3 are unpaired. आपका पूरा लैरिंक्स कितने कार्टिलेज को मिला के बना हुआ है, जल्दी बताओ। 9 कार्टिलेज। कितने कार्टिलेज को, जल्दी बताओ। 9 कार्टिलेज को मिला के बना हुआ है आपका पूरा लैरिंक्स, और जिसमें 3 आपके पेयर्ड होते हैं, मतलब 2-2 होंगे, और 3 कैसे होंगे, अनपेयर्ड। क्लियर है। अब कौन कौन से कार्टिलेज होते हैं इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखोगे कि लैरिंक्स इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी कार्टिलेजेस,
9 कार्टिलेज, बस इतना याद रखोगे। जिसमें 3 अनपेयर्ड है, मतलब 3 सिंगल सिंगल है तो 3 हो गए, और 3 आपके डबल डबल है तो 6 हो गए। तो 6 + 3 कितने हो गए, जल्दी बताओ? 9। ठीक है, अब याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से कार्टिलेज है, हटा दो इसको। चलो, आपके लैरिंग्स में 2 पेयर किसके प्रेजेंट होते हैं? वोकल कॉर्ड्स, है ना, आर प्रेजेंट फॉर साउंड प्रोडक्शन। और लैरिंग्स के अंदर यही जो 2 पेयर है वोकल कॉर्ड का, यही आवाज निकालता है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. जो जो पॉइंट आपको याद करना है बस वही पढ़ा रहा हूँ। जो बोल रहा हूँ कि नहीं याद रखने का, तो नहीं याद रखना। जैसे कि सारे जो कार्टिलेज है 9 पेयर, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। 9 कार्टिलेज जो है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, याद रखेंगे फिर यहाँ से अपन कि हमारे लैरिंग्स में 2 पेयर है किसका भाई? वोकल कॉर्ड का। और यही आपका वोकल कॉर्ड ही लैरिंग्स में साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। वो 2 पेयर कौन सा है? एक को बोलते हैं फल्स वोकल कॉर्ड, और एक को बोलते हैं अपन क्या? ट्रू वोकल कॉर्ड्स। क्या बोलते हैं 2 पेयर में? एक पेयर को क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ? फॉल्स वोकल कॉर्ड। और दूसरे को क्या बोलेंगे? ट्रू वोकल कॉर्ड्स। फॉल्स क्यों बोलते हैं? एंटीरियर पेयर इज कॉल्ड, मान लो ये लैरिंग्स है आपका, ऐसे दिखा लेते इसको। या आपका मान लो लैरिंग्स है, यहाँ पे एक पेयर वोकल कॉर्ड का इधर होता है और एक इधर होता है। ठीक है, जो एंटीरियर वाला है, आगे वाला जो वोकल कॉर्ड है, उसको बोलते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन, से मेम्ब्रेन से बना हुआ है दोनों, और यह साउंड प्रोडक्शन में क्योंकि हेल्प नहीं करता है, इसीलिए इसको बोलेंगे फॉल्स। और पोस्टीरियर वाला दोनों साउंड निकालने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रू। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, तो 2 पेयर है आपका, फॉल्स वोकल कॉर्ड, और एक को बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। ठीक है, अब होता क्या है, आगे वाला साउंड निकालने में हेल्प नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स। पीछे वाला साउंड निकालने में हेल्प करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? ट्रू। तो आगे वाला का काम क्या है फिर, है ना? या पिंक इन कलर होगा, जो आगे वाला वोकल कॉर्ड होता है पिंक कलर का होता है। दे डू नॉट हेल्प इन फोनेशन। फोनेशन मतलब प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड। फोनेशन मतलब क्या होता है? स्पीच साउंड, मतलब साउंड निकालने में हेल्प नहीं करता है। दे प्रोवाइड मॉइस्चर टू ट्रू वोकल कॉर्ड्स। इसका काम है इन दोनों को क्या देना, जल्दी बताओ? क्या करके रखना? मॉइस्ट करके रखना। तो ये साउंड तो नहीं निकालेगा, लेकिन पीछे वाले जो ट्रू वोकल कॉर्ड है इसको क्या करके रखेगा, जल्दी बताओ? मॉइस्ट करके रखेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका दूसरा ट्रू वोकल कॉर्ड्स। ए पोस्टीरियर पेयर इज कॉल्ड ट्रू वोकल कॉर्ड। जो पीछे वाला 2 है आपका, उसको बोलते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड। दे आर कंपोज्ड ऑफ शीथ ऑफ येलो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कैसा फाइबर होगा आपका? येलो फाइबर होगा, और कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। और यह नहीं भी याद रखोगे चलेगा, यह हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड में, इसीलिए तो बोलते हैं इसको ट्रू वोकल कॉर्ड। ड्यूरिंग स्वेलिंग, ब्रीदिंग क्या होगा आपका? स्टॉप्स। जब आप कुछ स्वेलो कर रहे होते हो, उसमें ब्रीदिंग रुकी होती है। ठीक है, द पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाई द टेंशन ऑन द वोकल कॉर्ड्स। जो पिच होता है ना, बोलते हैं ना कि इसका हाई पिच है, इसका लो पिच है, वो कौन डिसाइड करता है? आपके वोकल कॉर्ड डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है, जल्दी बताओ? आपका वोकल कॉर्ड। टेंशन इन वोकल कॉर्ड, आपके वोकल कॉर्ड में क्या कितना टेंशन है, वह डिसाइड करता है कि क्या पिच होगा आपके साउंड का। द ग्रेटर द टेंशन द हाइयर द पिच। जितना ज़्यादा वोकल कॉर्ड में टेंशन होगा, उतना ज़्यादा पिच क्या होगा? हाई होगा। इन मेल वोकल कॉर्ड्स क्या होता है? लॉन्गर एंड थिकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? मेल सेक्स हार्मोन, है ना? क्योंकि इस मेल सेक्स हार्मोन के कारण जो वोकल कॉर्ड मेल का होता है ना, वो लंबा होता है और थिक होता है। ठीक है, दिस चेंजेस द मेल साउंड एज डीप और लो पिच एट प्यूबर्टी। इसी के कारण जैसे जैसे बढ़ता है एज, आपका जो मेल का साउंड है आपका लो पिच होते जाता है, या क्या बोल सकते हो उसको? डीप साउंड होते जाता है। क्लियर है? इन चिल्ड्रन एंड फीमेल vocal cords are usually short as no significant thickening occurs in the female vocal cord at puberty, so the voice is sharp and high pitch. क्लियर है? इसका थिक नहीं होता वोकल कॉर्ड, इसलिए फीमेल का शार्प होगा वॉइस, जबकि जैसे जैसे एज मेल का बढ़ता है वोकल कॉर्ड थिक होते जाता है, तो उसका आवाज डीप होते जाता है। क्लियर है? जल्दी बताओ। टाइम हो गया है, अब अपन शुरू करेंगे कल। मेन यहीं से कहानी शुरू होगी, ट्रैकिया और क्या? विंड पाइप। तो अभी तो बस मैं वहीं आपको पढ़ा रहा था कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेजल चैम्बर, इंटरनल नॉस्ट्रिल, वहाँ से नेजोफैरिंग्स, तो नेजोफैरिंग्स बता दिया, वहाँ से आपका लैरिंगोफैरिंग्स वह देखा, वहाँ से ग्लॉटिस, लैरिंग्स, लैरिंग्स से होते हुए कहाँ? ट्रैकिया। तो
ट्रैकिया से अपन कल शुरू करेंगे। क्लियर है? बोलो। हाँ, अभी 2 मिनट टाइम बाकी है। एनसीईआरटी देख सकते हो तुम लोग।